टुडे वन ऑफ सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज के दिन 22 जनवरी, अभी जब दिए जलने लग गए सारी जगह पे हैप्पी दिवाली लोग बोलने लग गए, तब ध्यान आया कि आज के दिन EMRS का रिज़ल्ट आया था और मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हालांकि मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, वन ऑफ द बेस्ट। मेरे को अपनी तरफ से जितना लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था, बट गलती मैंने कर दी थी कि मैंने जो लैंग्वेज क्वालिफाई एग्ज़ाम था उसमें इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज क्वालिफाई करना था। 10 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आपको ठीक करने थे और नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 40% मार्क्स आपको लेके आने थे। तो 40% 4 क्वेश्चन ठीक करने थे। तो मेरा जो हिंदी में मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 9 के 9 ठीक थे। इंग्लिश में मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें जब आंसर की आई तो मेरे 5 ठीक थे, 1 गलत था। आंसर की 2 जनवरी के आसपास या 2 या 3 जनवरी के आसपास आई थी, 2024 की बात है ये। और जब मैं पेपर दे के आई थी तो जो यूट्यूब एनालिसिस वगैरह होते हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, जिनका बैच चल रहा होता है, तो वो एनालिसिस करते हैं आकर। उनके अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन मेरे सिर्फ 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे और 2 क्वेश्चन गलत हो रहे थे। तो फिर लगा कि शायद नहीं होगा, अंदर से फिर दुख हो गया था क्योंकि बहुत मेहनत करी थी उस पेपर के लिए। और उसमें 40 मार्क्स का जनरल पेपर था, 80 मार्क्स की ज्योग्राफी थी। और मेरे जो थे वो 93+ क्वेश्चन ठीक थे और 66 क्वेश्चन मेरे ज्योग्राफी के ठीक थे एंड 17 के आसपास रीजनिंग में ठीक थे, क्योंकि एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, एक मेरा गलत हो गया था। ठीक है, और ऐसे ही मतलब ऐसा कुल मिला के मेरे 93 मार्क्स बन रहे थे, जो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, क्योंकि मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। 20 के आसपास क्वेश्चन गलत हुए थे और 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटता था। उस हिसाब से बता रही हूँ कि मेरे 92+ मार्क्स बन रहे थे। मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एक या 2 क्वेश्चन छोड़ा होगा मैंने, नहीं तो मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और मैंने जो करंट वाला सेक्शन था उसमें से NEP के वाले जितने क्वेश्चन थे वो अटैम्प्ट किए थे, बाकी सब छोड़ दिया था। अभी ध्यान नहीं है कि मैंने जनरल जो करंट अफेयर वाला सेक्शन था उसमें से कितना छोड़ा था। उसके बाद ऐसे करके मेरे 93+ या फिर 90+ कह सकते हैं कि मेरे मार्क्स बन रहे थे आफ्टर जो मैंने गलत किए थे उसको काटने के बाद में। हुआ ये कि मैं जब आंसर की आई तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो रहा था, मैं इन थी। और 22 जनवरी के दिन जो रिज़ल्ट आया उसमें रोल नंबर में मेरा मतलब रिज़ल्ट में मेरा रोल नंबर ही नहीं था। बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा बहुत तो पहले से पता था, जब यूट्यूब एनालिसिस करवा रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, उस आंसर को गलत माना जा रहा था। बट जब आंसर की आई तो मैं अंदर हो गई। फिर जब दोबारा से रिज़ल्ट आया तो मेरा रोल नंबर ही नहीं था। फिर मुझे लगा क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो गया या फिर क्योंकि जो रिवाइज आंसर की थी वो आई नहीं। मेरा मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन गलत हो गया या फिर मैं कट ऑफ के नीचे रह गई, क्या हो गया, मतलब ऐसे अंदर से मुझे बहुत फील हो रहा था। फिर अप्रैल मार्च के टाइम पे कट ऑफ भी आ गई, 66 और 70 के अराउंड कट ऑफ गई थी और मार्क्स तो ठीक ही थे, 90+ थे, तो हो ही जाना था। तो फिर पता चला मुझे, मतलब एनालिसिस खुद से किया तो हाँ, वो मेरा इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही गलत था। और शायद आप जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा PGT का, तो उसमें क्वेश्चन था द प्रिंसिपल वाला, उसी में ही सबकी नैया अटकी हुई थी और मेरी भी उसी में ही अटकी थी। मैंने उसमें द प्रिंसिपल कर दिया था, उन्होंने आंसर नो आर्टिकल माना और उसी की वजह से मेरा -0.25 हो गया। 4 क्वेश्चन मेरे अभी भी ठीक हैं, बट एक वो जो 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा नहीं बन पाया। अगर वो द प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन ठीक हो जाता, 5 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, तो 6ठा क्वेश्चन गलत भी होता तो चल जाता, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटता था। लेकिन अब यहाँ पे 4 ही ठीक हैं, 40% चाहिए ही चाहिए, तो 0.25 उसमें से मेरा माइनस हो गया। तो इस तरीके से, और उसके बाद से अभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। बट अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले फर्दर एग्ज़ाम अच्छे से मैं दूँ, पढ़ूँ, रिवाइज़ करूँ, कुछ भी ना छोड़ूँ। जहाँ भी लगता है कि ना यहाँ से नहीं बनेंगे क्वेश्चन तो उसको ही करना है, क्योंकि इंग्लिश की ना इतनी बुरी हालत थी नहीं कि जैसे टेक्स्ट बुक पे मैं क्वेश्चंस लगाती थी ना, तो जैसे कभी कोई सा भी उठा लिया तो ऐसा होता था कि मैं कभी 12 क्वेश्चन ठीक कर लेती हूँ, कभी 15 क्वेश्चन। अगर इजी हैं तो कुछ वोकैब्स भी बहुत इजी होती हैं। अभी तो टिपिकल वाले DSSB के लिए पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन जो बहुत मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो हम क्लियर कर लेते हैं या फिर हम उसको एलिमिनेशन मेथड लगा के ठीक कर लेते हैं।
तो ऐसा हो रहा था। तो फिर मुझे लगा 10 में से 5 क्वेश्चन तो मैं ठीक कर ही लूँगी, तो इसलिए इंग्लिश पढ़ी नहीं। और इंग्लिश पढ़ने के लिए उस टाइम पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना था। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने लग गई। मैंने एनसीईआरटी ही इतनी मल्टीपल टाइम पढ़ी कि एक लाइन उसकी याद हो गई थी उस टाइम पे। अभी तो मैं रिवीजन किया नहीं है तो भूल गई हूँ, बट स्टिल अगर अभी भी मैं सिर्फ 5 या 6 दिन सिर्फ एनसीईआरटी को अपनी ही बुक को देखूँगी तो मुझे उसकी एक एक लाइन याद हो जाएगी। क्योंकि 5-6 दिन भी ज़्यादा बोल दिया। अगर ढंग से पूरा पूरा दिन 6 और 7 आवर्स अगर पूरे दिन पढ़ूँगी तो वो और भी जल्दी मैं कवर कर लूँगी, क्योंकि बहुत बार पढ़ा है। सितंबर से पढ़ना शुरू किया था 2024 के अक्टूबर में मेरे उसके सारे नोट्स बन गए थे, और अक्टूबर टू दिसंबर मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया है। कंप्यूटर पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ी है, बट फिर भी नहीं हुआ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। अब 1 साल हो गया है। अभी वेट है DSSB का, उसमें भी एक ही सीट है PGT ज्योग्राफी में। फिर है BPSC ट्री, वो अभी आ नहीं रहा है निकल के। हाँ, RPSC का एग्ज़ाम ठीक टाइम पे वो लोग कंडक्ट करवा लेते हैं, तो उन्होंने नवंबर में फॉर्म भरवाया है। तो उस हिसाब से 6 मंथ बाद अप्रैल और मई के टाइम पे वो लोग एग्ज़ाम शायद ले लें, तो वो एक एग्ज़ाम है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर तो थोड़ा हाई लेवल एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि अभी तो हम इसी में, मतलब मैं तो इसी जनरल पेपर में फंसी हूँ। उसमें तो सिर्फ स्पेसिफिक ज्योग्राफी चाहिए, उसमें आपको रिटन करना है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए तो एक हाई लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। उसको तो मैं अभी कंसिडर नहीं करती अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अगर इस एग्ज़ाम को देने के बाद उस एग्ज़ाम में टाइम बचा कुछ, तो फिर सविंद्रा की बुक पढ़ के थोड़ी लिखने वगैरह की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है पेपर। देखते हैं 2025 में आई होप कि मेरी एक जॉब हो जाए, मैं सरकारी टीचर बन जाऊँ। इस एग्ज़ाम से ना एक सीख हमें ये मिल गई, मतलब मुझे, कि जो लगे ना कि ये इम्पोर्टेंट, ये हो जाएगा, ये हम कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। ऑल्दो मैंने इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था, स्टिल ये हुआ था कि हाँ 10 में से 5 मैं निकाल लूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट कॉन्फिडेंस था कि इतना तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये एक सीख मिल गई कि आपको हर चीज़ पढ़नी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में है, सिलेबस में दे दिया है, तो भाई पढ़ो उसको टाइम दो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसको हल्के में कतई मत लो। ये मेरी इस एग्ज़ाम से बहुत बड़ी सीख थी। आप अभी जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आज 23 जनवरी होगी, ये मैं 22 जनवरी की बात बता रही हूँ, मतलब आज की बात। वीडियो तो आप लोग कल देखोगे। बाय बाय। ये एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। अगर मेरे पास OMR शीट पड़ी होगी ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ पे कहीं लगा दूँगी, देखना अभी। आंसर की तो मैंने स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स नहीं लिया था, बट OMR शीट मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, अगर हुआ तो मैं लगा दूँगी।